मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रहते थे। मेरा ससुर इतना बूढ़ा नहीं था। मैं सारा दिन अपने आप को दुपट्टे से ढक कर रखती थी। काम करने के दौरान कई बार ऐसा होता था कि दुपट्टा गले से उतरकर नीचे हो जाता था। तब ससुर मुझे अजीब सी नज़रों से देखता तो मुझे शर्म सी महसूस होती थी, क्योंकि मैं भारी भरकम जिस्म की मालिक थी और अक्सर अपने जिस्म को ऐसे ढककर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। ससुर को रात का खाना देकर मैं अक्सर कमरे में दरवाज़ा बंद करके सोने के लिए लेट जाती थी, लेकिन जब सुबह उठती तो चादर पे सफ़ेद दाग लगे होते थे। मैं शादीशुदा थी और अच्छी तरह से जानती थी कि ये दाग किस चीज़ के हो सकते थे, लेकिन आखिर कौन मेरे कमरे में आकर ये सब कुछ कर जाता था, क्योंकि मैं तो दरवाज़ा बंद कर देती थी। अब ये रोज़ होने लगा था। ससुर का रवैया अब मेरे साथ बहुत ही अजीब हो गया था। वो मेरा ऐसे ख्याल रखते जैसे कि कोई पत्नी का रखता हो। मेरी शुरू से ही आदत थी कि सुबह होते ही मैं सबसे पहले नहाने जाती थी। एक दिन सुबह मैं नहाकर बाथरूम से निकल रही थी कि मेरी नज़र सामने अपने कमरे की तरफ गई, जहां ससुर कमरे से निकल रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चीज़ मेरे कमरे से लेकर जा रहे हैं। मैंने इरादा कर लिया था कि आज रात जाग कर देखूंगी कि मेरे कमरे में आखिर कौन आता है। मैं जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और नाइट सूट पहनकर लाइट बंद करके बेड पर लेटी रही और सोने की एक्टिंग करने लगी थी। मैं बिल्कुल खामोश पड़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ससुर जी पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और मेरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे सच्चाई का पता लगाना था और देखना था कि ये कौन था। लेकिन अगले ही लम्हे से बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था जब ससुर ने मेरा नाम बुलबुल है। मेरे ख़ानदान में से इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है सिवाय मेरे। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अब तक जिंदा बची थी। मेरे ख़ानदान के सभी लोग मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। मेरे चाचा थे, उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे चाचा कोई जालिम किस्म के नहीं थे। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो घर उनको मेरे लिए मिला था वह कोई इतना ख़ास अमीर भी नहीं था और ठीक ठाक भी नहीं था, लेकिन उनके पास भी और कोई दूसरा उपाय नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई भी रिश्ता अच्छा आता तो वह कहती कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, तुम बस इस बुलबुल को जल्दी से जल्दी इस घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और उसके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी घर आता था वह मुझे ही पसंद कर लेता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां बहुत ही मोटी और काली सी थी, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। सब कुछ ठीक था, बस कभी कभी चाची को इसी बात पे गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है और लोग पसंद इसको करके चले जाते हैं। इस बात से चाची कभी कभी मुझसे नाराज़ भी हो जाती थी और अक्सर ऐसा भी होने लगा था कि जब रिश्ता आता तो वह मुझे छिपा देती थी। फिर बस चाचू ने तंग आकर जो भी मिला फ़ौरन मुझे भेज दिया। कोई भी पूछताछ नहीं की। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें कोई भी नहीं था। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था, जो यहाँ से एक दिन की दूरी पे था, इसलिए वह बार बार नहीं आ सकता था। लेकिन 4 महीने के बाद 1 हफ्ते के लिए मेरा पति शहर से वापस आता था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है बाहर का मुल्क तो नहीं है, वरना 2-2 साल में एक बार घर आते हैं लोग। घर में उस वक्त कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ससुर बहुत अच्छा था और वह वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के 2 हफ्ते के बाद मेरे पति ने कहा कि मुझे अब जाना होगा।
मैंने सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। मैंने भी उसे भारी दिल से विदा कर दिया था। उसका नाम रंजन था और मेरे ससुर का नाम लाल देव था। ससुर भी काम किया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बनाकर देती और वो काम पर चले जाते थे। उन्होंने कहा कि घर का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। जब तक हम ना आए तो पहले पूछ लेना कि कौन है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं उसके बाद ही तुम दरवाज़ा खोलना। और बहुत प्यार करते थे। बेटी की तरह मेरे नाज और नखरे उठाते थे। मेरे सर पर हाथ रखते थे और वापसी पे मेरे लिए आइसक्रीम लेकर ज़रूर आया करते थे। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो कहने लगते कि अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ा तो सेवा करना पड़ेगा। आज मेरी पत्नी जिंदा होती तो मेरी कोई बेटी होती, तुम्हारा उसके साथ वक्त गुजर जाता, पर अब क्या करे जब वह इस दुनिया में ही नहीं हो तो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हो ना। इसी तरह वह रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लाया करते थे। लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा ले आए कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी और मैं थोड़ी हैरान भी हुई थी। मेरे पति सिक्योरिटी का काम करता था, इसलिए उसे दिन भर फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी। रात को 10 मिनट के लिए मुझसे बात करता था, लेकिन इतना थका होता था कि बात करते करते ही सो जाता था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन सिर्फ इस 10 मिनट के लिए इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वो पूरा दिन गर्मी में धूप में सिक्योरिटी पे खड़े खड़े थक जाता था। कहता था कि ये बहुत बड़ी अपार्टमेंट है, लेकिन बड़ी ही खतरनाक जगह है। जहाँ पर इसकी चीज़ें बनती हैं, इसमें कभी भी आग लग सकती हैं। इसलिए तो अच्छे पैसे मिलते थे इस नौकरी के, नहीं तो तुमसे कभी भी इतना दूर नहीं रहता। लेकिन एक दिन बुरी खबर मुझे मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चल बसा। जिस बिल्डिंग के सामने वह काम करता था, उस बिल्डिंग में आग लग गई और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। मैं शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा ने कहा कि वापस चलो, तो मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई। मनुष्य है ये, इसकी मनुष्यत का साया मेरी बेटियों पर भी पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक ये थी तब तक कुछ भी नहीं अच्छा था। जैसे ही निकली तो हमारे घर में सब चीज़ों की सुविधा हो गई। अब तो इसको वापस नहीं आने दूंगी। मजबूरी में मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। मेरे चाचा ने कहा कि फिक्र मत करो, आज तो विधवा औरत तलाकशुदा लड़कियों की शादी हो जाती हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता तलाश करूंगा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत ज़्यादा याद आती थी। मेरे ससुर अब काम से जल्दी ही वापस आ जाते थे और एक दिन मैंने देखा कि उनके पास एक लाल रंग की बेडशीट थी। कहने लगे कि बेटा ये बिछा कर सोना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती थी कि ये बिछा कर क्यों सोऊं। उन्होंने तो इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपने बिस्तर पर बिछा लिया करो। मैंने कहा कि घर के लिए लाए होंगे, वैसे भी इस घर में कोई इतना ज़्यादा चीज़ नहीं थी और मुझे दहेज देने वाला भी कौन था। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह सवेरे मेरे ससुर ने कहा कि वो बेडशीट मुझे वापस लाकर दे दो। मुझे लगा कि शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा लेकिन मैंने तो उसे बिस्तर पे बिछा दी थी और मैं उस पर सो भी गई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा किया जो तुम उस पर सो गई, लेकिन अभी मुझे वापस करो। मैंने वो बेडशीट उठाई और अपने ससुर को वापस दे आई। उन्होंने वो बेडशीट थैली में डाली और अपने साथ ले गए। देखने में तो नई लग रही थी, लेकिन शायद महंगी लाए थे, इसलिए वापस करने चले गए थे। मैंने भी कुछ ज़्यादा सवाल नहीं किया और बेडशीट वापस कर दी। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, जबकि पिछले कुछ दिनों से मैं सारी रात सोती ही नहीं थी। बस रो रो कर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा लगता था कि सब झूठ हैं। अभी वापस आ जाएगा मेरा पति और उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताऊंगी
और अभी वह आएगा और मुझे कहेगा कि ये सब झूठ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा भ्रम था। मैं सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने की बातें सोचती थी। इस तरह थोड़ी ना कोई ज़िंदगी में वापस आता है। ज़िंदगी बड़ी बुरी है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती और उसे ऐसे सूरत हाल में डाल देती हैं कि जिसके लिए वो तैयार ही नहीं होता। मैंने कब सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति, जिसके साथ मैंने सिर्फ 2 हफ्ते गुजारे थे, वो इस दुनिया से चला जाएगा। एक उम्मीद बाकी थी कि शायद मैं गर्भवती हो जाऊं। मेरे पति को गए हुए अभी 1 ही महीना हुआ था। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं मां बनने वाली हूं या नहीं, क्योंकि जब मेरा पति वापस गया था तो उससे 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ था। लेकिन जब वापस गया तो उसके 2 दिन के बाद ही ये खबर आई थी कि वह इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे पास एक उम्मीद तो थी। रात को ससुर वापस आए तो उनके पास फिर से बेडशीट थी। कहने लगे कि ये बिछा लेना। मैंने कहा कि क्या बात है, आप वापस क्यों ले आए? तो कहने लगे कि जिस दुकान से ली थी। एक दोस्त ने कहा कि मैं भी उसी दुकान से लिया था, पर मैंने तो सस्ती ली थी, आपने महंगी ले ली, तो मैं वापस लेकर झगड़ा करने चला गया था। लेकिन फिर उसने मुझे वापस कर दिया। तुम भी जाकर सो जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा था। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फिर से बेडशीट बिछा ली और सो गई। ऐसी सोई कि सुबह ही मेरी आंख खुली थी। लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे लगा कि जैसे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह के चक्कर भी आ रहे थे और बदन भी दर्द कर रहा था। लेकिन सुबह जब नाश्ता बना रही थी तो ससुर ने फिर कहा कि वो बेडशीट वापस कर दो। मैं हैरान रह गई थी। अभी मैं उनसे क्या पूछना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी वापस ले आओ। मैंने जल्दी से वह बेडशीट लाकर उन्हें वापस कर दी और बिना कोई जवाब दिए ससुर जी बाज़ार चले गए और कहने लगे कि बहुत काम है मुझे, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने सोचा कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो कभी मुझे बेडशीट देते हैं और कभी वापस ले जाते। पता नहीं वह क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकत अजीब होती हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर बेडशीट ले ही ली तो रख लेना चाहिए थी चुप करके। थोड़े से पैसे में क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल तो 100 रुपये में एक टाइम का खाना भी नहीं बनता। लेकिन मेरे ससुर को कौन समझाता। मेरी तबीयत पूरा दिन खराब रही थी और मैं खुश होती रही कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरे पास मेरे पति की कोई ना कोई निशानी आ जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखूँगी। इसी तरह से रंजन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। कोई तो होगा जिसको मैं अपना कह सकूँगी, वरना इस दुनिया में मेरा था ही कौन। एक पति था, वो भी इस दुनिया से चला गया था। मेरे ससुर ने तो रूटीन ही बना ली थी। वो रात को मुझे चादर देते और सुबह मुझसे चादर मांग कर ले लेते थे और मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आती थी कि मुझे कुछ अपना होश नहीं रहता था। मैंने कहीं से सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था। पर 1 हफ्ते के बाद ये उम्मीद भी टूट गई थी जब मुझे अफसोस हुआ कि मैं माँ नहीं बनने वाली थी। मेरे पति की मेरे पास कोई भी निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं रो रही थी। ससुर ने ये बात नहीं की, पर उन्होंने कहा कि रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं। मैंने कहा कि रंजन की याद आ रही हैं। तो ससुर ने अजीब से अंदाज में मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं हूँ ना, चलो फिर। अचानक वो वहीं रुक गए थे। मैं भी सहम गई थी, पर ससुर मुस्कुराकर रूम से चले गए। पर अब मैं इस बात पर हैरान होने लगी कि अगर मैं माँ बनने वाली नहीं थी तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरे बदन में इतना दर्द क्यों होता था।
क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। फिर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब क्यों थी? पर अब किसको कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ? ससुर से कहती तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। चाचा को कहती तो वो भी क्या सोचते? काश कि मेरा पति जिंदा होता तो उसके साथ ही मैं आज हॉस्पिटल चली जाती। लेकिन फिर मेरी जब तब तकलीफ़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अब मुझे हर रात को अजीब सी नींद आती थी। पता ही नहीं चलता था कि कब सो गई हूँ और कब जागी हूँ। और एक दिन ऐसा नज़ारा देखा कि मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद उस चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी कि ये चादर क्यों धो रहे हैं। उनको क्या लगता है? क्या मैंने इस चादर को गंदा किया है? और अगर वैसे ही उनको गंदी लग रही हैं तो मुझसे कह देते, मैं धो देती। लेकिन उनका इस तरह से धोना क्या था? ये चादर तो मेरे कमरे में होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद शायद पागल हो गए हैं। अजीबोगरीब तरह की हरकतें करने लगे थे। एक ही चादर को बार बार कौन धोता है? रात को कहते थे कि बिछा लो और सुबह कहते थे कि वापस लाकर चादर दे दो। इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं करता था। लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था। उनके बुढ़ापे की लाठी उनको छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं भी उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। मेरे पति की लाश भी तो नहीं मिली थी। बस इतना बताया गया कि वो इस दुनिया से चला गया था क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों की लाशें नहीं मिली थी। आखिरी बार मेरे ससुर ने भी उनको जी भर के नहीं देखा था और मैं भी नहीं देख पाई थी, इसलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था। और इन दुखों को निकालने के लिए वह अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। इसलिए मैंने इस मामले पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मैं अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना कि अब मुझे घर के काम ही नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। फिर एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे तो मेरी पड़ोस की एक औरत आ गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, इस तरह थोड़ी होता है। अगर घर में सिर्फ ससुर रहते हैं तो उनसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? इसमें शर्माने की क्या बात है? शर्म से मर जाओगी क्या? आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। वह मुझे अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उसने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझे कुछ तारीख पूछी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मैंने उसे कहा कि हाँ, पहले भी लगता था कि शायद ऐसा है, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो गया है। मुझे मेरे पति से दूर हुए 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के जिस्म में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वह माँ बनने वाली होती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि कहीं तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की है। मैंने कहा कि तौबा करो डॉक्टर, ईश्वर को मानो, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैंने उनको कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के और कोई नहीं रहता और मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन इस तरह के मामले में सवाल भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, ये बात पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या तुमने अपनी तारीख याद रखने में कोई गलती कर दी है। मैंने फिर से हिसाब लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी ना फैलती रहे, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की और भी औरतें आई थी और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं क्या कहूँगी। मुझे जब याद ही नहीं था तो मैं किसी और से क्या कहती। और उसने कहा था कि
वह हमेशा इसी डॉक्टर के पास आती जाती हैं, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब तो वह बाहर बैठी थी, लेकिन कल को मेरे बारे में पूछ लेती तो मसला हो जाता। मैंने कह दिया कि आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर, मुझे तारीख गिनने में गलती हो गई है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और उसने कहा कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और इसलिए आप इन दवाइयों को ले लीजिएगा और टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें हो रही थी, जिसका ताल्लुक़ मेरे ससुर के साथ था। एक तो वो चादर वाली बात और दूसरा मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद का आना, जबकि मैं तो इतनी परेशान रहती थी कि मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे, तो मैं इतने सुकून में कैसे सो सकती थी, मुझे खुद ही समझ नहीं आता था। जबकि पहले मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं बहुत ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है तो भी आजकल उसको सुकून की नींद नहीं आती है, और यहाँ मेरा हमसफ़र इस दुनिया से चला गया था और मैं ऐसे गधे बेच कर सो रही थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी, जिसके बारे में अब मुझे पता लगाना था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी वह मुझे ही करना था, यानी मुझे एक दिन के लिए अपनी रूटीन बदलनी थी, और मैंने अपनी रूटीन बदली। मैंने खाना नहीं खाया, ये सोचकर कि कहीं मुझे खाने में तो कोई चीज़ नहीं मिलाकर दी जा रही हैं, पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये करेगा कौन रात को। ससुर ने फिर से वही बेडशीट मुझे वापस कर दी। अब तो वो बेडशीट इतनी पुरानी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको इस थैली में डाल कर देते थे जैसे कि नई हो। पता नहीं अपने साथ लेकर वह जाते ही क्यों थे। मैंने कहा कि जी ठीक है, बिछा कर सो जाऊंगी, लेकिन आज मैंने वो बेडशीट नहीं डाली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मेरी नींद का ताल्लुक़ इस बेडशीट के साथ था। ये क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ससुर जी पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो मेरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे देखना था कि ये कौन है। वैसे बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था। उसका मेरे कमरे में क्या काम था, वो कौन था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो शख्स मेरे करीब आकर लेट गया, मेरे चेहरे पे हाथ फेर रहा था, उसका हाथ मेरे पूरे वजूद पर सफ़र कर रहा था। जब मुझे वो अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और फिर जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो कोई और नहीं, मेरा ससुर था। उसने बिस्तर की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि चादर नहीं डाली। मैं हैरान रह गई कि किस तरह से वो बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं चिल्ला रही थी। वो बोले, कमबख्त औरत, चिल्लाती क्यों हो, आ मेरे पास। मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो। मेरे ससुर भी अब घबरा गया था। मैंने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है। और वो औरत भी अंदर आ गई और उसका पति भी उसके साथ। उससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैंने उसको चिल्ला कर इतना ही कहा कि पुलिस को बुलाओ, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रहा है। वो लोग हैरान रह गए थे। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसी की इज्जत को बचाना है या नहीं। मोहल्ले वाले दरअसल खुद इतने तंग होते हैं कि अगर कोई चोर या कोई इस तरह का इंसान उनके साथ हाथ लग जाए तो उसे मार मार कर अपना गुस्सा उसी पर
ना चाहते हैं। मेरे ससुर को भी दबोच लिया गया था। सब कह रहे थे कि इस मोहल्ले में सारे शरीफ लोग हैं, आप अपनी बहू के साथ ये क्या कर रहे थे। मैंने उस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और मेरे पेट में कैसे आया। मेरे ससुर ने जुबान आखिरी में खोल दी। उन्होंने कहा कि वो चादर वो उसके ऊपर नींद की दवा लगा देते थे। जब वो दवाई मेरी सांस में जाती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी और उसके बाद वो मेरे साथ सारी रात सोते थे और सुबह होते ही कमरे से निकल जाते थे और ये बच्चा भी उनका ही था। सब लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया और तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। कुछ लोग बोले कि अगर ऐसा ही हो गया तो इन दोनों की शादी करवा दो, लेकिन मैंने शोर मचा दिया। अपने चाचा को भी बुला लिया। मैंने कहा कि खुद खुशी कर लूँगी, लेकिन इस इंसान के साथ मैं शादी कभी नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत पे हमला करता रहा है। मैं तो इसे अपने बाप के जैसा समझती थी और फिर इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे चाचा ने कहा कि अब तुम्हारी चाची कुछ भी बोले, सारा ज़माना मेरे खिलाफ़ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं अपने चाचा के घर चली गई थी। मेरी डिलीवरी भी हो गई थी और बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, पर मेरी ज़िंदगी एक नरक हो गई थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान होकर रह गई थी, क्योंकि ईश्वर ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरा पति वापस आ गया था। मुझे देख कर हैरान रह गया। वह समझा कि ये उसकी औलाद हैं। कितनी देर हम रात रोते रहें, एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वो अस्पताल में था और कोमा में चला गया था। किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को नहीं बताया और उसको 1 साल बाद होश आया तो वो फ़ौरन मेरी तरफ भागा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये सब कुछ क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं करो, बस मुझे छोड़कर मत जाना। उसने कहा कि आज से मैं मेरे बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम फिक्र मत करो। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा और हम लोग साथ रहेंगे और इस बच्चे को भी पालेंगे। अभी भी ऐसा लगता है कि वह एक बुरा सपना है जिसको मैं गुजार रही थी। मेरा पति वापस आ गया था, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी। मैं बस अपने सपने में जाना नहीं चाहती थी। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में एक पल के लिए मलाल है। आप ही बताइए कि क्या मुझे ससुर से हुए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था, या मैंने उसे जन्म देकर सही किया। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।